बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी पर। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों 12th एग्रीकल्चर की क्लास एलिमेंट ऑफ साइंस पीसीएमबी की चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। बच्चों इसके दो टॉपिक हटा दिए हैं। दो टॉपिक आपके जो एक तो एथिलीन है, दूसरा एस्टिलीन और इथेन। ये तीन टॉपिक जो है ना इस चैप्टर के हटे हुए हैं। बाकी और जो भी चीज़ हैं वो 3 नंबर में आपका ये चैप्टर पूछा जाएगा। मतलब 3 नंबर का एक प्रश्न आपका इस चैप्टर से बनेगा। तो बच्चों 3 टॉपिक हटाए थे, पूरा चैप्टर नहीं हटा है ना। तो ध्यान रखें इस बात का। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर ये चैप्टर हट गया है, तो 3 टॉपिक इसके हटे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सब चीज़ें इसमें हैं, ठीक है ना। तो उन सबको हम पढ़ेंगे 2021-22 नए ब्लूप्रिंट के आधार पर। बच्चों एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, सरल चैप्टर है, कोई आपको समस्या नहीं आएगी समझने में। दूसरी एक चीज़ बता देता हूँ, 12th एग्रीकल्चर का जो टाइम, एग्रीकल्चर का तो नहीं, 12th 10th का यानी एमपी बोर्ड का आपका जो है टाइम टेबल आ गया है। जो छात्र एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 10th और 12th की, वो पूरा टाइम टेबल देख लें। आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 17 फरवरी से आपके एग्ज़ाम हैं। आपके एग्ज़ाम कब से हैं? 17 फरवरी से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। और 10th के जो हैं वो 18 फरवरी से हैं। तो जी हाँ बच्चों, आपकी बार फरवरी में एग्ज़ाम हो रहे हैं। हर साल वैसे जो है मार्च में जाके एग्ज़ाम हुआ करते थे, ठीक है ना। तो बच्चों तैयारी रखें, अच्छी प्रकार से पढ़ें, मेहनत करें, बिल्कुल भी अच्छी प्रकार से पढ़ें। समय आपके पास बहुत कम है, तो इसलिए आप पढ़ाई मन लगा के कीजिए और बिल्कुल फोकस आप पढ़ाई पर ही कीजिए, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और हाँ बच्चों, सिलेबस आपको हम करा देंगे, आप चिंता ना करें, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। समय न मिलने के कारण जो है एक वीडियो एक दिन आ पाता है, मतलब वो भी रात को आ पाता है। तो आप सुबह देखते हो, अच्छी बात है। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, जिससे जो है वीडियो सब तक पहुँच सके, ठीक है। चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन जो आपका होता है ना, हाइड्रोकार्बन में आपको बात करूं बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सीधी सी बात है, कार्बन और क्या, हाइड्रोजन, इन दोनों तत्वों से मिलकर जो कोई भी यौगिक बनता है तो वो आपका क्या कहलाता है? वही आपका हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल बात करें, मीथेन और इथेन, ये आपका कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। सब जानते हैं कि कार्बन जो आपका मीथेन होता है, ये आपका इसका फॉर्मूला CH4 होता है, जबकि जो एथेन होता है इसका C2H6 आपका फॉर्मूला होता है। तो बच्चों आप बता सकते हैं, C का मतलब कार्बन और H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। तो वे आपके यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने हो वही आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बच्चों हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल बात करें, आपका जैसे कार्बन है और आपका ये हाइड्रोजन है, तो इनके मध्य आपका ये सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दूसरे में बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? बे हाइड्रोकार्बन, इसको बे कर लीजिए, बे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध या पाया जाता है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हम बात करें, कार्बन कार्बन के मध्य आपका जो क्या पाया जाता है? डबल या कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो मतलब ये बॉन्ड अगर पाया जाता है तो वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। या द्विबंध आपका इस प्रकार से पाया जाता है तो आपका क्या है? वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, बंध से मतलब बॉन्ड कहा जाता है इनको। तो दोनों प्रकार आपके अच्छी प्रकार से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषताएं लिखिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्या विशेषताएं होती हैं, आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। बहुत सिंपल में हम बात करते हैं बच्चों, निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर एक, कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। ये तो हमने पहले ही बात कर ली कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। दूसरा बच्चों, यह आपके स्थायी होते हैं। क्या होते हैं ये?
परमानेंट होते हैं। ये सेकंड आप विशेषता याद रखोगे कि जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है ना, चाहे वो मीथेन हो, एथेन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो तो वो क्या होता है, स्थायी होता है, परमानेंट होता है। थर्ड है ये रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन होते हैं। जी बच्चों, इनका कोई कलर नहीं होता, इनका कोई स्वाद नहीं होता, इनकी कोई गंध नहीं होती। ठीक है ना, तो ये आपके रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन होते हैं। चौथा है कम क्रियाशील होते हैं। ये भी ध्यान रखना, इनकी जो एक्टिविटी होती है, क्रियाशीलता होती है ना, वो कम होती है। कौन से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो चौथी विशेषता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना वो आपके कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया है। 3 नंबर का प्रश्न आएगा इस चैप्टर से, उसी प्रकार से मैंने सभी प्रश्न बनाए हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषताओं की बात करें तो जैसे उल्टा कर दीजिए आप उनको। देखिए, पहला तो है कि कार्बन परमाणुओं के 2 बंध या ट्रिपल बंध पाया जाता है, ये तो हमने पहले ही जान लिया था। ये अस्थायी होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आपके अस्थायी होते हैं, टेम्पररी होते हैं। और तीसरा है ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का। देखिए ये वाला, मीथेन गैस के भौतिक गुण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो, एथिलीन, एस्टिलीन और एथेन को हटा दिया तो मीथेन ही एक बचा है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो ध्यान रखें। तो भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले जो मीथेन गैस होती है, मीथेन होती है, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग। और ये रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होती है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा आप सोचोगे सर मीथेन की बदबू तो आती है, लेकिन आपको बता दूं मीथेन में कोई गंध नहीं होती है। क्यों उसमें गंध नहीं होती है? अब जो गंध आती है ना तो उसमें कुछ पदार्थ डाला जाता है जिससे गंध आ जाए। क्योंकि अगर गंध नहीं आएगी ना तो क्या होगा, गंध वाला कोई पदार्थ अगर इस गैस में नहीं डालेंगे ना तो गंध नहीं आएगी, तो पता भी नहीं चलेगा कि निकल। अपने घर में गैस रहता है, गैस सिलेंडर रहता है, ब्यूटेन गैस रहती है उसमें। कौन सी गैस रहती है? ब्यूटेन गैस रहती है। आप कहोगे सर उसकी तो बहुत गंध आती है, पूरे अगर थोड़ी सी निकले तो पता चल जाएगा। भैया उसमें कोई गंध होती नहीं है, उसमें गंध डाली जाती है जिससे आप पहचान सको कि भाई निकल रही है गैस, आग लगने से बचा सको, इसलिए उसमें गंध डाली जाती है। गैस में नहीं, कोई गैस में गंध होती नहीं है, ना तो ब्यूटेन में होती ना मीथेन में होती है। ध्यान रखें आप इस बात को विशेषकर। ठीक है ना, चलिए तीसरी है वायु से हल्की होती है, ये भी याद रखना है आपको। मीथेन गैस जो होती है ना ये वायु से क्या होती है, हल्की होती है। दूसरी बात क्लियर हुई। तीसरा आपका भौतिक गुण है, ये जल में तो अविलय किंतु ईथर एल्कोहल में विलय होती है। मतलब इसका ये है कि ये जल में तो आपकी घुलती नहीं है, जल में ये अघुलनशील होती है, जबकि ईथर और एल्कोहल जो कार्बनिक पदार्थ हैं इनमें आपकी ये मीथेन गैस घुल जाती है। समझ में आ गया? ईथर और एल्कोहल में आपको अगर मीथेन को घोलें तो वो हमें घुल जाएगी या विलय हो जाएगी। चौथा है बच्चों इनका जो 162 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव में बदल जाते हैं। जी हाँ, अगर टेम्परेचर 162 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो आपकी जो गैस है वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी, मतलब द्रव में वो बदल जाएगी। और यह उदासीन होती है। उदासीन का मतलब होता है ना तो ये अम्लीय होती है ना ये क्षारीय होती है, तो फिर कैसी होती है, तो फिर ये उदासीन होती है। अम्लीय का मतलब इनका पीएच 7 से कम, और मतलब 7 से कम होता नहीं है लेकिन 7 होता है। उदासीन का मतलब ये है इसका पीएच 7 होता है। छठवा और देख लीजिए, ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील का मतलब ये होता है कि बच्चों इसमें आग लग जाती है। ठीक है, चलिए तो मीथेन गैस के भौतिक गुण बड़ी अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गए होंगे, इसलिए आप लोग अच्छी प्रकार से याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीथेन गैस के उपयोग लिखिए। बच्चों मीथेन गैस क्या काम आती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मीथेन गैस आपके बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे हम बात करें, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? ईंधन। ईंधन मतलब जल। आपने देखा होगा गोबर गैस से जो गैस निकलती है ना वो मीथेन गैस होती है, और इसका उपयोग हम लोग चूल्हे पर करते हैं, तो इसका उपयोग कह सकते हैं ईंधन के रूप में करते हैं। सेकंड है, मीथेन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। जी हाँ बच्चों, इससे हम प्रकाश उत्पन्न भी कर सकते हैं, लाइट भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना, उस गैस का प्रयोग आप क्या कर सकते हो, प्रकाश उत्पन्न करने में भी कर सकते हो। तीसरा है, मीथेन गैस से मेथिल एल्कोहल भी बनाई जाती है। सब जानते हैं मेथिल एल्कोहल, आगे पढ़ाऊंगा वैसे, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ना उसमें मेथिल एथिल एल्कोहल ही पढ़ना है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि मेथिल एल्कोहल क्या होता है। बच्चों मेथिल एल्कोहल एक विषैला पदार्थ होता है, और इसका उपयोग जनरली किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग जनरली अगर बात करें तो जैसे जो एथिल एल्कोहल होता है ना उसको ख़राब करने में, उसको विकृत करने में इसका उपयोग किया जाता है। और मेथिल एल्कोहल मीथेन से बनाया जाता है। ध्यान रखें, बहुत ही विष से होता है। अगर
कोई व्यक्ति इसको पी लेता है तो अंधा हो जाता है, और अगर ज़्यादा पी लेता है मेथिल अल्कोहल को तो वो मर भी सकता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दारू तो पीते हैं वो तो मरते ही नहीं है, भैया वो एथिल अल्कोहल होता है, ये मेथिल अल्कोहल है। इसलिए मैं आगे बताऊँगा आपको, नेक्स्ट चैप्टर जो करूँगा स्टार्ट कल या परसों जब भी, तो आपको उसके बारे में क्लियर कर दूँगा। चौथा है मीथेन का उपयोग काजल बनाने में किया था। काजल तो सब लोग जानते हैं, है ना, तो आँखों में जो लगाया जाता है ना काजल, वही। तो मीथेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? काजल बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मीथेन के जो उपयोग है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों छठवां, गोबर गैस का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए। जी हाँ, गोबर गैस तो सब लोग जानते हैं क्या होता है। गोबर गैस आपने गांव में अगर रहते हो तो आपने बनवाया होगा कि जो एक टैंक बनाया जाता है गोबर का, है ना, उसमें गोबर भरा जाता है और फिर उससे पाइप लाइन लगाई जाती है और उसमें से आप चूल्हा, रोटी बना सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है उसका। अब ठीक है ना, अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे गोबर गैस का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है। तो बच्चों निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। पहला है कि गैस का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। जो गैस बन रही है ना उसका उपयोग प्रतिदिन करें, ऐसा नहीं कि गैस भर जाए, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। मुख्य गैस वाल्व की प्रयोग करते समय पर ही खोलना चाहिए। जी हाँ, कि जब हम लोग उस गैस का प्रयोग कर रहे हैं तभी मुख्य वाल्व खोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुला छोड़ दिया आपने, नहीं तो आपका क्या हो सकता है, गैस का रिसाव हो सकता है। माचिस की तीली जलाने से पहले ही वाल्व खोलना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, माचिस की तीली पहले जला लें, उसके बाद ही जो वाल्व है उसका तभी जाके वो खोलें। ठीक है, किसका? जो अपने गैस सिलेंडर, मतलब गैस सिलेंडर इसका नहीं, जो गोबर गैस का आपका वाल्व होता है उसकी बात कर रहे हैं। चौथा है बच्चों, गैस को सूंघना नहीं चाहिए। ये भी बात आपको याद रखनी है कि गैस जो होती है ना, मीथेन गैस होती है, इसको सूंघना नहीं चाहिए। सूंघने से जो है आपको बेहोशी भी हो सकती है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो भी हुई तो। ठीक है ना, गैस को धीरे धीरे से खोलना चाहिए। जी हाँ, एकदम से गैस को ना खोलें, धीरे धीरे से आप गैस को खोल सकते हैं। तो बच्चों, गोबर गैस का प्रयोग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आपको सभी बातें अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां बच्चों, गोबर गैस संयंत्र के लाभ लिखिए। तो बहुत सारे लाभ होते हैं बच्चों। सबसे पहले तो प्रदूषण रहित और धुआं रहित ईंधन प्राप्त होता है। जो भी आपने देखा होगा चूल्हा आप जलाते होगे गोबर गैस से, तो कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, बिल्कुल धुआं रहित आपका ईंधन जो प्राप्त होता है। पहला लाभ तो ये हो गया। दूसरा लाभ है बच्चों की उत्तम खाद प्राप्त होती है, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। जी हाँ, क्योंकि गोबर का इसको घोलकर प्रयोग करते हैं। गोबर को पानी में घोल करके और इसमें डालते हैं, किस में डालते हैं, जो टैंक होता है ना उसमें डालते हैं। ठीक है ना, तो फिर अब वो गोबर को निकालते भी हैं बाद में, तो वो गोबर का प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं, खाद के रूप में अपने खेतों में कर सकते हैं। इससे फसलों की पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है। तीसरा है बच्चों, पशुओं के मलमूत्र एवं अनुपयोगी चारे का सदुपयोग हो जाता है। जी हाँ, इसमें हम लोग जो गोबर गैस टैंक होता है उसमें गोबर का प्रयोग उसमें साथ में डाल सकते हैं, आपका चारे का सदुपयोग भी आपका हो जाता है। चौथा है, घर का वातावरण स्वच्छ रहता है, जिससे परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। जी हाँ, क्योंकि आप बताते चूल्हे पर रोटी बनाते हो तो सीधी सी बात है कितना पॉल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, उससे विभिन्न प्रकार की बीमारी भी उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन यदि अगर गोबर गैस संयंत्र के द्वारा आप लोग ईंधन का उपयोग करते हो तो आप पॉल्यूशन नहीं होगा, और जो भी परिवार के सदस्य हैं वो कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। पाँचवा है, गोबर गैस प्राप्त होती है जिस पर घर तथा गलियों में प्रकाश लैंपों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, ये तो सिंपल पॉइंट है। तो गोबर गैस संयंत्र के क्या लाभ होते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आए होंगे, कहीं किसी को समस्या नहीं आई होंगी। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, गोबर गैस संयंत्र का रखरखाव कैसे रखना चाहिए। जी हाँ, तो रखरखाव आपको ऐसे रखना है कि डाइजेस्टर पे, एक मिनट, डाइजेस्टर में से गैस रिसाव नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जिसमें आप गैस भरी रहती है ना उसमें से गैस नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, गैस होल्डर के जोड़ों से गैस लीक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जो गैस होल्डर होते हैं ना उनके जोड़ लगे रहते हैं उसमें, उसमें से गैस निकलना चाहिए, मतलब निकलना नहीं चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, गोबर गैस को सूंघना नहीं चाहिए। ये तो हमने पहली बात कर ली। डाइजेस्टर के अंदर किसी भी व्यक्ति को उतारना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम गोबर गैस का संयंत्र का रखरखाव कर सकते हैं। तो बच्चों, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। देखो क्वेश्चन क्या आएगा मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखो, एक तो गोबर गैस संयंत्र, 3 में से एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएगा श्योर 101%। दूसरा आपका अथवा में प्रश्न मिलेगा तो मीथेन से मिल जाएगा। 2 ही प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा आपका अगर एक प्रश्न जो है इधर उधर से तो असंतृप्त से ले लेगा, बस, इससे कुछ नहीं। संतृप्त जो भी है हाइड्रोकार्बन वाला वो ले सकता है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। बच्चों वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।